हेलो स्टूडेंट, ग्रेट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बुक्स आर ओनली फॉर रीडर्स पर। हमने आपकी 12th क्लास की बुक जो आपका भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 को स्टार्ट कर दिया है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इसमें ईंटें, मनके और अस्थियां। मैंने आपको बताया था कि ये जो सभ्यता थी ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये जो सभ्यता है ये बहुत प्राचीन सभ्यता है। विश्व की प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है। आज के समय में सिंधु घाटी सभ्यता के जितने स्थल हैं वो ज्यादातर पाकिस्तान में अवस्थित है और भारत में भी इसके कुछ स्थल हैं जिन्हें हम यहाँ पर भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इस सभ्यता के बारे में हमें कैसे पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? तो आपको इस सभ्यता को जानने के लिए जो चीजें हैं वो आपकी ईंटें हैं, मनके हैं, अस्थियां हैं, औजार हैं, आभूषण हैं, मृत भांड है, मणमूर्तियां हैं, मोहरे हैं, इनकी लिपि है। इनके द्वारा हम इस सभ्यता के बारे में जान चुके हैं। ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये हमारे भारत की प्राचीन सभ्यताओं में से एक रही है। आजादी के बाद कुछ स्थल विभाजन जब हुआ तो वो कहाँ चले गए? वो चले गए पाकिस्तान में। देखो, सभ्य किसे कहा जाता है? सभ्य उस व्यक्ति को कहा जाता है जो पढ़ना और लिखना जानता हो, और हमें ऐसे अवशेष हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं जहाँ के लोग पढ़ना और लिखना दोनों जानते थे। हाँ, ये बात अलग है कि इनके द्वारा लिखी गई लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है ना। और इनकी जो मोहर है वो इनका सबसे अच्छा उदाहरण है, इनकी लिपि, क्योंकि इनकी मोहरों पर भी कुछ ना कुछ लिखा रहता था। इनकी जो लिपि थी वो वर्णात्मक ना होकर संकेतात्मक थी, यानी जो वर्ण हम लिखते हैं ना, आ इ ई या ए बी सी डी, ये सब न लिखकर वो अपने कुछ चित्र बनाते थे। जैसे ये एक सिंगी जो वर्षभ है, या हम इसको कह सकते हैं ये जो एक सिंगी बैल की तरह में दिख रहा है, इसका कुछ अलग मीनिंग था। ये जो फिशेज इन्होंने यहाँ बना रखी है इनका एक अपना महत्व था, लेकिन हाँ, हम इसको पढ़ नहीं सके कि इनका रियल में मीनिंग क्या रहा है। तो आपको पता होगा जो ये मोहरें ये सैलखड़ी पत्थर से बनाई गई है, ठीक है। और ये सैलखड़ी पत्थर जो था ये बहुत उस टाइम पे मूल्यवान रहा होगा इनका, ठीक है ना। बेटा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए, और सिर्फ उतना ही लाइन टू लाइन मैं आपको पढ़ाऊंगी जितना आपके पेपर से रिलेटेड है, ठीक है ना। मैं आपको इसमें आगे जाते जाते सारे इसके स्थल बता दूंगी, आगे जाते हुए सभ्यता का पतन कैसे हुआ ये बता दूंगी, ये सभ्यता का आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार कैसा था ये बता दूंगी। अगर आपने मेरी शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है, एक बार जाकर उसे देख लीजिए कि मैंने पूरा चैप्टर किस तरह से पढ़ाना है वहां पर मैं बता चुकी हूँ। आइए तो शुरुआत करते हैं। ये जो हड़प्पा सभ्यता है, सबसे पहले आरंभ अगर हम देखें तो इसका आरंभ 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ। इसकी खोज किसने की थी वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगर मैं सारी चीजें आपको अभी बता दूं तो बर्डन आपको बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप 12th क्लास के हिसाब से ही आपको पढ़ना है। जितना मैं पढ़ाऊंगी इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप भरोसा कीजिए, ठीक है। इसका काल निर्धारण कब है? 2600 से 1900 के बीच में रहा है। इसका नामक स्थल क्या है? हड़प्पा है, और यहाँ पर ये संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, ठीक है। अगर हम अब पढ़ेंगे इसके बारे में तो देखो, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता उन्हीं स्थलों पर पनपी जहां पर पहले भी बहुत सारी सभ्यताएं पनप चुकी थी। जैसे आपको मैंने बताया था कि पाषाण काल का समय था। किसका समय था? पाषाण काल। ये जो पाषाण काल है ना, काल का मीनिंग तो देखो समय से होता है, और जो पाषाण है इसका मीनिंग होता है पत्थर, ठीक है। पत्थर के बने औजार और हथियारों से भी लोगों ने अपना जो जीवन यापन है वो किया, खेती की, या अपने जीवन में पत्थरों का जो इस्तेमाल किया वो। फिर इसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल, यानी अब पत्थर और तांबे दोनों का इस्तेमाल होने लगा था। अब इसके बाद जब हड़प्पा सभ्यता आती है तो यहाँ पर कांस्य का काम होने लगा। जो कांस्य है ये लोहे से अलग है। अब यहाँ पत्थर, तांबे और कांसे तीनों के हथियार, औजार, बर्तन, मृदभांड सब मिलने लगे, इसलिए हम इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। तो आपके यहाँ पर अगर आप हेडिंग पढ़ेंगे तो इसमें दिखा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के विकास उन्हीं खंडरों पे हुआ जहां पर पहले भी बहुत सारी सभ्यताएं पनप चुकी थी। पाषाण काल के बाद आता है आपका नव पाषाण काल, उसके बाद आपका ताम्र पाषाण काल, फिर हड़प्पा, फिर ऋग्वैदिक सभ्यता आपकी स्टार्ट हो जाती है।
लेकिन अभी हमें सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। क्या है कि इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी, और ये अलग क्यों थी कि इनकी मृतभांड शैली, बर्तन बनाने की शैली बहुत अलग थी। इमारतें बहुत छोटी होती थी, विशाल या बड़ी नहीं होती थी। अब देखो, हमने ये पढ़ लिया कि हड़प्पा कहाँ पर थी। हड़प्पा जहाँ पहले प्राचीन सभ्यताएं थी, पुरुषों मतलब आदि मानव का आरंभ हुआ, जहाँ से लोग जीवन यापन की शुरुआत हुई, जीवन की शुरुआत हुई, वहीं पर ये हड़प्पा सभ्यता पनपी। और इस सभ्यता की वैल्यू बहुत ज्यादा इसलिए है, महत्व इसलिए है क्योंकि ये आज के जीवन से भी उस समय 10,000 गुना अधिक टेक्निकल थे हमसे। नालियां कैसे बनानी है, घर कैसे बनानी है, शौचालय कहाँ बनाना है, ये सारी चीजें इन लोगों को पहले ही पता थी। और आज हम इन सब चीजों का क्या करते हैं, कोर्स करते हैं, इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये लोग तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, तब भी इन लोगों को इन सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी। ठीक है, तो देखो अब हमें पता चल गया कि ये कहाँ पनपी थी। 2600 से 1900 बीच में पनपी थी। कहाँ पर, तो देखो आपके ये जो यहाँ पर राज्य है, यहाँ पर आप देखो कोटजी आ जाए, मोहनजोदाड़ो आ जाएगा, चंद्रहूदुड़ा आपका यहाँ आ जाएगा, सुतका गैंडोर आपका यहाँ पर आ जाएगा, हड़प्पा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी, ये सब। तो अगर आप इसको देखो तो ये एक चतुर ऐसे इस तरह से त्रिभुज आकार की है। ठीक है ना, त्रिभुजा आकार की है ये सारे इसमें। यहाँ मोहनजोदाड़ो भी अगर आपका होगा तो इस टाइम तो हड़प्पा दिख रहा है मुझे, ये रहा मोहनजोदाड़ो। ठीक है, सिंधु नदी पे पनपी है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी दे दिया गया है इसको। तो आपका मैप ये रहा यहाँ पर। आइए, ये क्या करते थे, देखो हड़प्पा के जो लोग थे ना, वो अपने निवास करते थे, और निवास करने के इनके जीवन का जो तरीका था, खान पान की जो आदतें थी, वो देखेंगे हम उनकी। खान पान की आदतों में क्या था इनका, भाई देखो आप यहाँ पर पेड़ और पौधे से जितने भी फल फ्रूट, जो हम कह सकते कंदमूल, कोई सब्जी इनको मिलती थी, ये उसका उत्पाद भी करते थे, उसको प्राप्त भी करते थे। जानवरों में ये मछलियां खाते थे, और इससे उनको भोजन मिलता था। अब इनको ये जो भोजन मिला है, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली, इसकी जानकारी मिली हमें कि हमें कुछ स्थानों से अनाज के जले हुए बीज मिले हैं, और पुरातात्विदों को मिले हैं। तो इससे इनकी हमें आहार संबंधित आदतों यानी खान पान में ये क्या पसंद करते थे, वो सारी चीजें, और कौन सी चीज किस जगह से मिली, आई विल टेल यू क्लियरली। ओके, अब देखो हड़प्पा स्थलों में से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल शामिल है। अगर आपको मैं बता दूं, ये लोग चावल की अपेक्षा, इनका ये जो लोग थे, ये चावल की अपेक्षा गेहूं ज्यादा खाते थे। और गेहूं में क्या खाते थे, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल, और बाजरे के दाने। और ये बाजरे के दाने कहाँ से मिले हमें, गुजरात से। तो हमें ये पता चल गया एक स्थान कौन सा था इनका, गुजरात, यानी गुजरात भी हड़प्पाकालीन स्थल है। ठीक है, चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए। दूसरा, इन्हें जानवरों की हड्डियां मिली हैं। ये जानवर कौन से थे, देखो कुछ होते हैं जो ये मवेशी यानी पालन पोषण के लिए, और दूसरे होंगे जिनका ये अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते होंगे। देखो जानवरों की हड्डियों में पहले हम देखते हैं मवेशिया, भेड़, बकरी, भैंस और सुअर की हड्डियां मिली हैं, और ये सभी जानवर पालतू थे। इसके अलावा जो सुअर, बरहा और हिरण, घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। ठीक है, हम ये नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे या आखेटक समुदाय से मांस प्राप्त करते थे। आखेटक यानी घुमक्कड़ जो होते थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर घूमते रहते हैं, उनसे प्राप्त करते थे। साथ में हमें यहाँ मछलियां और पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। समझ में आ गया आपको। अब देखो हमें गुजरात से क्या मिले हैं, बाजरे के जले हुए दाने मिले हैं। अब इनके निर्वाह के तरीके में देखो क्या आ जाएगा, जैसे आज के टाइम में हम अपने जीवन यापन के लिए कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, और आज के टाइम में भी हम एग्रीकल्चर करते हैं। तो उस समय भी तो एग्रीकल्चर होगा ना, कृषि होगी ना, तो उनको कृषि करने का जो तरीका था वो क्या था। देखो कृषि के संकेत मिलते हैं, वास्तविक कृषि विधियों के बारे में तो जानकारी नहीं है, यानी कृषि तो करते थे, लेकिन कृषि को करने के लिए कौन सा मेथड इनके पास था। जुलाई के महीने में लगाते थे, जून के महीने में लगाते थे, एक साथ दो कृषि करते थे, दो कृषि फसलें उगाते थे या चार उगाते थे, केवल एक ही फसल को ये बार बार उगाते थे। तो अब हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इस पर जानकारी नहीं है। अब देखो जुते हुए खेतों में बीज मिले हैं और उनका छिड़काव मिला है।
तो ये कह रहे हैं कि हमें खेत तो मिले हैं, उनमें बीज भी मिले हैं, और ये जो करते थे बीजों का छिड़काव ये किस तरीके से करते थे। यहाँ पर आप देखोगे मण मूर्तियां यह इंगित करती है, कुछ मोहरों पर जो मण मूर्तियां मिली है वो ये बताती है कि जिनमें एक वर्षभ की मण मूर्ति भी है। और पुरातात्विक कहते हैं शायद ये वर्षभ ना हल के काम आता होगा, हल जोतने के लिए इसका प्रयोग करते होंगे ये लोग। ठीक है, और ये कहाँ से मिला है, बनावली से मिला है। तो एक हमारा क्या हो गया स्टेट, बनावली हो गया हमारा एक हड़प्पाकालीन स्थल। ये कहाँ पर है, ये हरियाणा में है बनावली। और यहाँ से मिट्टी के बने हल के प्रारूप मिले यानी आकृति मिली है। इसके अतिरिक्त कालीबंगन जो कहाँ है आपका, राजस्थान। अब देखो भारत में तीसरा स्थान आपको पता चल गया, राजस्थान। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है यानी हड़प्पा कालीन से संबंधित है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह, हल रेखाओं के दो समूह यानी एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। यानी इससे ये पता चलता है कि एक साथ दो फसलें उगाते थे। ठीक है, अलग अलग फसल उगाई जाती थी, एक साथ दो अलग अलग फसल उगाई जाती थी। पुरातात्विकों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों की पहचान का भी प्रयास किया। यानी अगर ये फसल उगा लेते थे तो उसकी कटाई किससे करते थे, तो उसकी कटाई किससे करते होंगे। इसके बारे में लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। मैंने आपको यहाँ पहले बताया कि पत्थर भी, तांबा भी और कांसे भी, यहाँ पर अब तीनों चीजों का इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है, अब देखो अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क स्थलों में है यानी सिंचाई की जरूरत पड़ती होगी। जब अर्धशुष्क यानी पूरे समय तो पानी नहीं रहता होगा, जहाँ कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी। अब ये जो कृषि करते थे उसके लिए जो सिंचाई का मेथड था, तकनीक थी, वो कौन सी थी। तो सिंचाई के बारे में अफगानिस्तान में शोरतुगई नामक हड़प्पा स्थल में कुछ नहरों के अवशेष, तो कृषि करने के लिए जो ये विधि अपनाते थे सिंचाई की, वो क्या थी, नहरों से करते थे। ऐसे कुछ इस अवशेष हमें पंजाब से नहीं, चलो छोड़ो, नहरें बहुत पहले ही, ये जो पंजाब वाली नहर है ना ये गाद से भर गई, तो हमें भारत में कुछ इसका नहीं मिला, हमें अफगानिस्तान से सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हो सकता है कि अभी कह रहा है कि क्या पता भारत में कुओं से प्राप्त पानी से हो। अगर भारत के संदर्भ में बात की जाएगी तो भारत के संदर्भ में लास्ट हमारा इसमें जो टॉपिक रहा है वो ये है कि सिंचाई के लिए क्या जाता होगा। इसके अतिरिक्त धोलावीरा यानी गुजरात में जलाशयों का प्रयोग मिला है जो कृषि के लिए ही संचय किया जाता था। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा, टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से मैं कल आपका मोहनजोदारो जो है उसकी सारी विशेषताएं करा दूंगी, और सारी विशेषताएं कराने के बाद इसके जो क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में बनेंगे, लॉन्ग फॉर्म में बनेंगे, शॉर्ट फॉर्म में बनेंगे, मैं वो आपको सारे करा दूंगी। बस आप मेरे चैनल पर बने रहिए, अच्छे से पढ़िए। वीडियो कैसी लगी है उसके लिए मुझे एक लाइक भेजिएगा और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।